किसी भी तरह के डेटा को हम किस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं, यानी हम उनके प्लॉट कैसे बना सकते हैं, हम उनके ग्राफ कैसे बना सकते हैं, हम वहाँ पर इन्फॉर्मेटिव उसको कैसे ज़्यादा कर सकते हैं, एक्स लेबल, वाई लेबल, या फिर हम मार्कर्स यूज़ करके वहाँ पर क्रॉस डॉट जो भी हमारे पास मार्कर्स होते हैं किस तरह से कुछ पार्ट्स को हम एनहेंस कर सकते हैं, लाइन की स्टाइल जो है उनको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, लाइन जो है उसके हम कलर को कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर हम वहाँ पर मल्टीपल प्लॉट्स चाहते हैं एक ही ग्राफ पे तो वो कैसे लाया जा सकता है, हिस्टोग्राम्स जो हैं, बार ग्राफ जो हैं वो किस तरह से बनाए जा सकते हैं, जो हमारे पास एरिया ग्राफ्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, उनके अंदर हम किस तरह से कलरिंग कर सकते हैं, हम वहाँ पर स्कैटर ग्राफ कैसे ला सकते हैं, पाई चार्ट कैसे बना सकते हैं, पाई चार्ट को हम एक्सप्लोड कैसे करवा सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर रीजन हो या पूरा का पूरा पाई चार्ट वहाँ पर अगर हमने एक्सप्लोड करवाना है तो उसे किस तरह से किया जा सकता है, और अगर हमें बॉक्स प्लॉट बनाने हैं तो वो कैसे किए जा सकते हैं। आज ये सभी टॉपिक जो हैं वो हम कवर करने वाले हैं। हमारा जो मेन टॉपिक यहाँ पर होने वाला है वो है मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब जो है वो हमारे पास एक लाइब्रेरी है पाइथन के अंदर जो डेटा को विजुअलाइज करने में हमारी हेल्प करती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वेलकम टू ईएल अकेडमी, माय नेम इज मनोज राणा। जैसा कि जनरली हम हर चैप्टर में शुरू करते हैं, पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट से जाएंगे और फिर हम पहुंचेंगे ईडल में, जहां पर हम देखेंगे कि मैटप्लॉटलिब जो है प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम थ्योरेटिकल पार्ट की बात करें तो थ्योरेटिकल पार्ट इतना छोटा है कि शायद 1 मिनट भी ना लगे उसको कवर करने में। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है? डेटा विजुअलाइजेशन जो है वो हमारा ग्राफिकल या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है डेटा का। वो हम ग्राफ यूज़ करें, हम चार्ट यूज़ करें, बॉक्स प्लॉट, जैसा कि मैंने आपको दिखाया ही है, आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हम किसी भी तरह का वहाँ पर ग्राफ या पाई चार्ट या सिंपल हिस्टोग्राम यूज़ करके वहाँ पर जो भी डेटा है अगर हम उसको विजुअलाइज करवा रहे हैं, दैट इज़ डेटा विजुअलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब क्या होता है ये भी मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये एक पाइथन की लाइब्रेरी है जो वहाँ पर स्टैटिक या एनिमेटेड हमारे पास 2D प्लॉट्स और फिगर्स जो हैं वो हमारे को देती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पाईप्लॉट। पाईप्लॉट एक मॉड्यूल है मैटप्लॉटलिब का जो कि एक कलेक्शन है फंक्शंस की जिन्हें भी हमें यूज करना पड़ता है जब कभी भी हम वहां पर किसी भी तरह की प्लॉट या फिगर जो है उसको बनाना चाहते हैं। तो बस इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो इतना छोटा सा था, बाकी सब कुछ आप इडल में बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली जो है वो एक ग्राफ को किस तरह से बनाया जा सकता है। सबसे पहले क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो मैटप्लॉटलिब है, तो ऑब्वियस है हमारे को सबसे पहले जो लाइब्रेरी मैटप्लॉटलिब है इसको इंपोर्ट करना होगा। लेकिन हम पूरी लाइब्रेरी को इंपोर्ट नहीं करना चाहते, हम यहाँ पर जो ग्राफ बनाना चाहते हैं वो इसके एक सब मॉड्यूल से बनाया जा सकता है और वो है पाईप्लॉट। अब बार बार ये टाइप ना करना पड़े इसलिए मैं इसको एक शॉर्टकट, एक एब्रीविएशन जो है वो दे देता हूँ, PLT जो स्टैंडर्ड है। तो अब जब भी मुझे इस सब मॉड्यूल को कॉल करना होगा मुझे PLT जो है वो लिखना पड़ेगा सिर्फ। अब PLT जो है वो किस तरह से काम करेगा उसकी बात करते हैं। हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अगर हमने ग्राफ बनाना है तो जनरली हमारे को 2 एक्सिस चाहिए होती हैं। तो एक्स और वाई एक्सिस के लिए हमें वहाँ पर लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ चाहिए, मतलब हमें वैल्यूज़ चाहिए लेकिन हमने उसे लिस्ट में लेना है। तो मैं इसे जो है वो ऐसा करता हूँ, लिस्ट एक्स। आपका मन करे आप लिस्ट एक्स लीजिए, आपका मन करे आप एक्स लीजिए, वेरिएबल है, वेरिएबल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेन है कि मैं इसको एक लिस्ट एक्स देता हूँ और एक जो है इसे मैं लिस्ट वाई देता हूँ और ये इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद जो PLT है इसका मेथड जो हमने यूज़ करना है वो है प्लॉट। प्लॉट के अंदर हमने जो भी x वैल्यूज़ हैं जो कि लिस्ट x के अंदर स्टोर होंगी और जो हमारे पास लिस्ट y के अंदर स्टोर होंगी इनको ले लेना है यहाँ पर। और उसके बाद हमें यहाँ पर जो PLT का शो मेथड है इसे यहाँ पर रन करवाना है ताकि जो भी हम वहाँ पर बना रहे हैं वो हमारे को सामने नज़र आ सके। तो ये सबसे बेसिक वहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास कमांड है जिससे एक ग्राफ जो है वो हमारे सामने आ जाता है। अगर मान लो मैं यहाँ पर ब्लैंक लिस्ट है और ब्लैंक लिस्ट को लेकर यहाँ पर रन करता हूँ तो आपके सामने आप देखेंगे एक ब्लैंक ग्राफ आ जाता है। ऑब्वियस है हमने कोई वैल्यू नहीं दी है तो वो अपने आप कोई वैल्यू हमें देगा नहीं। लेकिन अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं अभी के लिए ये जो फिगर है इस फिगर को बंद कर देता हूँ और यहाँ पर एक दूसरी जो फिगर है ये आपको दिखाता हूँ। ये जो फिगर है ये मैंने 9th की स्टैटिस्टिक्स से ली है, जो मैथमेटिक्स में आपने किया ही होगा। सिंपल इसके अंदर क्लासेस हैं, क्लास मार्क्स हैं, फ्रीक्वेंसी हैं और एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है वो बना हुआ है। अब चीज़ ये है कि जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमें वहाँ पर बुक में दिखाया गया था, जो आपने बनाया भी होगा अपनी ग्राफ कॉपीज़ के अंदर, उसे हम यहाँ पर मैटप्लॉटलिब की हेल्प से किस तरह से बना सकते हैं वो देखते हैं।
तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी मेरे क्लास मार्क्स हैं उनको मैं x वैल्यूज़ में ले लेता हूँ और जो भी फ्रीक्वेंसीज हैं उनको मैं y वैल्यूज़ में ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने वहाँ पर लिस्ट x के अंदर जो वैल्यूज़ जो भी हमने वहाँ पर क्लास मार्क में देखी थी वो वाली वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी हैं और जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी वैल्यूज़ थी वो मैंने यहाँ पर लिस्ट y के अंदर पुट कर दी हैं। अब मैं इसे सेव करता हूँ, रन करता हूँ और अब जो हमारे पास ग्राफ है वो आप देख सकते हैं ये वैसा ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ है जैसा कि आपने देखा था। मैं आपको फिर दोबारा से ग्राफ जो है वो दिखा देता हूँ। ये हमारे ग्राफ का कर्व था और ऐसा ही ग्राफ का कर्व जो है वो हमारे को यहाँ पर मिल गया है। ऑब्वियस है वहाँ पर जो है वो 135 पे 0 वैल्यू से शुरू हुआ था क्योंकि वहाँ पर जो है हमेशा 0 वैल्यू जो है वो एक ऑलरेडी ले ली जाती है, शुरुआत जो है वो वहाँ पर कर दी जाती है। लेकिन मैटप्लॉटलिब में ऐसा नहीं होगा, वहाँ पर ना तो वहाँ पर एक्स्ट्रा वैल्यू ली जाएगी जैसा कि इसने 205 ली है और ना ही वहाँ 135 वैल्यू ली जाएगी। मतलब जो पॉलीगन है उसको एक्स एक्सिस पे टच नहीं करवाया जाएगा ज़बरदस्ती। जो वैल्यूज़ आप देंगे उसी के हिसाब से वहाँ पर आपका जो भी ग्राफ है वो आपके सामने आ जाएगा। अब ये जो आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है इसमें आप और क्या क्या करवा सकते हैं उसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो सबसे बेसिक एडिशन हो सकती है वो है जो भी हमारे पास एक्स लेबल, वाई लेबल और टाइटल है उसकी। ये होते क्या हैं उनकी बात करते हैं। पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ये किस तरह से किया जाता है। एक्स लेबल के लिए आपको सिंपल जो भी एक्स लेबल है उसे इस तरह से टाइप करना है और जो भी आप देना चाहेंगे उसे एज अ स्ट्रिंग आपने इसके अंदर पास कर देना है। फिर आपने यहाँ पर इसी तरीके से वाई लेबल जो है वो लेना है, उसके अंदर भी आपने एक स्ट्रिंग को पास करना है और जो आपने टाइटल है उसमें भी बिल्कुल सेम यही फॉर्मेट जो है वो यूज़ करना है और एक स्ट्रिंग जो है उसको पास करना है। एक्स लेबल क्या करेगा, जो आपकी एक्स एक्सिस है उसके नीचे वो क्या वैल्यूज़ रेफर कर रही हैं उनको बता देगा। वाई लेबल जो है वो वहाँ पर वाई एक्सिस जो आपकी वर्टिकल एक्सिस है उसके साइड में एक नाम आ जाएगा जो ये बताएगा कि आपकी वाई एक्सिस जो है वो वहाँ पर क्या इंडिकेट कर रही है। जो टाइटल है वो आपका टॉप पे आता है और ये बताता है कि ये ग्राफ किसके बारे में है। अभी के लिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं समथिंग अबाउट एक्स, क्योंकि हमें नहीं पता यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो किस चीज़ के बारे में है। यहाँ पर जो भी है हम अभी के लिए देखना चाहते हैं कि वो आता कैसे है, तो हम यहाँ पर ये इस तरह से लिख देते हैं और इसको सेव करके रन करते हैं। और अब हम देखेंगे कि हमारे ग्राफ में जो भी हमने यहाँ पर दिया था वो हमारे पास नीचे जो समथिंग अबाउट एक्स हमने लिखा था वो एक्स एक्सिस के नीचे आ गया है। मतलब वो बता रहा है वहाँ पर कि एक्स एक्सिस पे क्या है। ऐसे ही समथिंग अबाउट वाई जो है वो आप वर्टिकली देख सकते हैं, लेफ्ट में आ गया है हमारे पास यहाँ पर। और जो मेन टाइटल है वो हमारा ग्राफ का इस तरह से ऊपर आ गया है। तो ये सबसे बेसिक एडिशन होता है जो हम हमारे ग्राफ के अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर मार्कर्स की। जो भी हमारे वर्टिसेस होते हैं ग्राफ के, उन वर्टिसेस पे अगर आप कोई शेप चाहते हैं तो वो शेप जो है वो लाई जा सकती है। मार्कर्स से मेरा मतलब है इन सिंबल से। हम ये सिंबल्स जो हैं वो वर्टिसेस की जगह ला सकते हैं। कैसे? सिंपल, हमें वहाँ पर जो स्ट्रिंग है उसमें डॉट, कॉमा, ओ, वी या जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं वो हमें पास करने होंगे। अगर हम यहाँ पर ये जो भी स्ट्रिंग्स हैं इनको पास करते हैं एज मार्कर, तो वो हमारे ग्राफ में जो है वो एज सिंबल जो है वो आपको नज़र आएंगी। तो यहाँ पर कोई से भी 2-3 हम रैंडम लेकर देखते हैं और उसके बाद हमारे ग्राफ में क्या चेंज आएगा उसकी बात करते हैं। अब देखते हैं कि ग्राफ में ये जो मार्कर्स हैं इन्हें किस तरह से लाया जा सकता है। उसके लिए मुझे जो प्लॉट है उस कमांड से पहले जाना पड़ेगा और यहाँ पर मैं 2 वेरिएबल ले लेता हूँ, एक m और एक m साइज। m जो है ये वेरिएबल मैं ले रहा हूँ वहाँ पर जो शेप है उसको डिफाइन करने के लिए। अभी के लिए मैं ऐसा करता हूँ, इसके अंदर स्ट्रिंग में मैं x ले लेता हूँ और जो साइज है वो वहाँ पर मार्कर का साइज वहाँ पर डिफाइन करेगा। अभी के लिए उसे मैं 5 ले लेता हूँ। अब क्या इतना सा करने पे वहाँ पर कोई ग्राफ में चेंज आने वाला है? नहीं, अभी नहीं आने वाला है। आपको जब आप प्लॉट कमांड देंगे उस प्लॉट कमांड के अंदर ये चीज़ मेंशन करनी होगी कि आप वहाँ पर मार्कर क्या देना चाहते हैं। मतलब मार्कर इक्वल्स और यहाँ पर आपको स्ट्रिंग पास करनी है। तो डायरेक्टली आप वहाँ पर स्ट्रिंग पास कीजिए या फिर आपने अगर पहले से उसको डिफाइन किया हुआ है तो इस तरह से कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर जो मार्कर साइज़ है वो देना होगा। मैंने यहाँ पर मार्कर साइज़ जो है वो पहले से डिफाइन किया हुआ है तो मैं m साइज़ जो है वो पास कर दूंगा।
अब ये जो दो चीज़ें हमने नई इस प्लॉट के अंदर डाली हैं, ये किस तरह से काम करती हैं, ये मैं आपको आउटपुट लेकर दिखाता हूं। और अब आप यहां पर देख पाएंगे कि आपके पास जो पहले वर्टिसेस थे वहां पर अब एक्स साइन जो है वो आ गया है। ये एक्स साइन अगर आप क्लियरली देखना चाहते हैं तो मैं आपको बहुत क्लियरली दिखा सकता हूं। मैं इसे 10 टाइम्स बड़ा कर देता हूं, सेव करके रन करता हूं, और आप देखेंगे कि ये इस तरह से आपको वर्टेक्स जो हैं वो क्रॉस की तरह साफ नजर आएंगे। तो इतना बड़ा तो हमारे को ऑब्वियस है नहीं चाहिए होगा, यहाँ पर 15 साइज मेरे ख्याल से ओके रहेगा। m जो है उसको अगर हम बदलना चाहें तो हम बहुत अलग अलग वैल्यूज दे सकते हैं। यहाँ पर मान लो मैं इसको एक डॉट देता हूँ, तो ये जो डॉट है ये हमारे को किस तरह से नज़र आती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको इस तरह से नज़र आएगी। अगर मान लो हम डॉट की जगह यहाँ पर कॉमा जो है वो लेते हैं तो ये आपको इस तरह से नज़र आएगा, जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, मतलब उसमें आपको वर्टेक्स की तरह ही नज़र आ रहा है। आप वहाँ पर अलग अलग बहुत सारी शेप्स हैं जो दे सकते हैं। जो भी मैंने आपको वहाँ पर चार्ट दिखाया था उस चार्ट के हिसाब से आप जो भी वैल्यू देते जाएंगे उस हिसाब से आपके सामने शेप अलग अलग आती चली जाएंगी। डी जो है वो हमारे पास डायमंड के लिए आ जाता है। अगर आप यहाँ पर 8 पास करेंगे तो वो ऑक्टागन के लिए आ जाएगा, और यहाँ पर आपको एक ऑक्टागन मिल जाएगा वर्टेक्स पे। तो बेसिक जो हमारे पास है वो सिर्फ ये है कि आपको वहाँ पर मार्कर जो भी आपको मैंने दिखाए थे, आपको मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। ये जो मार्कर्स हैं, इन मार्कर्स में से जो भी अलग अलग स्ट्रिंग वैल्यू हैं वो आपने याद करनी है, और फिर आप वो स्ट्रिंग वैल्यू जो है उसके हिसाब से सिंबल जो है वो सामने ला सकते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ लाइन की। हम लाइन के अंदर भी कुछ चेंजेस जो हैं वो ला सकते हैं। लाइन के अंदर जो चेंजेस हैं उनके लिए भी मैं यहाँ पर वेरिएबल ले लेता हूँ। एक मैं विड्थ के लिए लाइन w जो है वो वेरिएबल ले रहा हूँ, और लाइन विड्थ जो है अभी के लिए मैं 5 ले लेता हूँ। और दूसरी चीज़ जो है वो हम ले लेते हैं यहाँ पर लाइन स्टाइल। लाइन स्टाइल जो है उसके लिए मैं अभी के लिए लिस्ट ले रहा हूँ पूरी। लिस्ट के अंदर जो है वो हम क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ दे सकते हैं वो मैं आपको सामने दिखा देता हूँ। ये जो हमारे पास है सॉलिड, डॉटेड, डैश्ड या डैश डॉट, ये 4 अलग अलग वैल्यूज जो हैं वो आपको 4 अलग अलग टाइप की लाइन स्टाइल देती हैं। लाइन विड्थ जो है वो तो मुझे नहीं लग रहा कि समझाने की ज़रूरत है, सिंपल वहाँ पर थिकनेस के लिए है वो। तो अब जो है ऐसा करते हैं, ये जो मार्कर हैं इनको हम हटा देते हैं यहाँ से, सिर्फ लाइन जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लाइन विड्थ लेते हैं। लाइन विड्थ जो है आपको इस तरह से पूरी टाइप करनी है, और उसके अंदर जो भी आपको इंटीजर देना है, फ्लोट देना है, या फिर आपने पहले से प्री डिफाइंड कोई वेरिएबल लिया हुआ है तो वो पास कर देना है। फिर इसी तरीके से लाइन स्टाइल है आपकी। लाइन स्टाइल के अंदर भी आपने अगर मान लो यहाँ पर सॉलिड, डॉटेड, डैश्ड या डैश डॉट कुछ भी लिखना है वो आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर पहले से लिस्ट जो है वो ली हुई है तो मैं इसके इंडेक्स के हिसाब से यहाँ पर कुछ भी पास कर सकता हूँ। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पर 0 इस तरह से दिया तो ये हमारे पास सॉलिड लाइन आएगी, और सॉलिड लाइन जो है वो तो आप जानते ही हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये 5 विड्थ की सॉलिड लाइन जो कि शुरू से आ ही रही है हमारी लाइन, वैसी आ गई है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर इसको चेंज करके दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं इसको 1 कर देता हूँ, अब जो है ये डॉटेड हो गई है। तो मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, और आप देखेंगे अब हमारे पास ये डॉटेड लाइन है। अगर मान लो मैं आपको यहाँ पर डैश लाइन जो है वो दिखाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू 2 कर दूंगा। मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, और अब आप देखेंगे कि हमारे पास वहाँ पर डैश लाइन आ गई है। अगर मैं वहाँ पर डैश भी चाहता हूँ और डॉट भी चाहता हूँ तो मुझे वहाँ पर डैश डॉट जो है वो करना पड़ेगा। डैश डॉट जो है वो इंडेक्स 3 पर है। तो यहाँ पर सेव करते हैं, रन करते हैं, और अब आप देखेंगे कि हमारे पास एक डैश आ रहा है, एक डॉट आ रही है, एक डैश आ रहा है, एक डॉट आ रही है। तो ये हमारे पास 4 अलग अलग स्टाइल होती हैं लाइन की जो हम यहाँ पर ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्कर को हम इनके साथ में नहीं रख सकते, मार्कर्स को भी हम इनके साथ रख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं आपको अलग से दिखाना चाहता था कि लाइन को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और कंट्रोल भी है, वो क्या है, वो है कलर कंट्रोल। अगर आपने कलर कंट्रोल को समझना है तो जस्ट जैसे आपके मार्कर्स थे बिल्कुल वैसे ही आपके पास कलर कंट्रोल होते हैं। या तो आपको पूरा वहाँ पर नाम जो है वो देना पड़ेगा ब्लू, ग्रीन, रेड करके, या फिर सिंपल आपको यहाँ पर BGRCM जो भी आपके पास यहाँ स्ट्रिंग में दिए हुए हैं कैरेक्टर्स, ये आप वहाँ पर पास कर सकते हैं और आपके सामने कॉरस्पॉन्डिंग कलर अपने आप आ जाएगा।
मैं आपको करके दिखाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर जो है एक नया वेरिएबल लेता हूँ C, जो यहाँ पर कलर को डिफाइन करेगा। कलर को डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि अभी के लिए ग्रीन कलर ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर G जो है वो कैरेक्टर देते हैं। यहाँ पर लाइन विड्थ जो है इसको मैं रहने देता हूँ, लाइन स्टाइल जो है इसको मैं हटा देता हूँ। तो हमारे पास सिंपल सॉलिड जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो सॉलिड लाइन आ जाएगी। अब यहाँ पर जो है मैं कलर को चेंज कर देता हूँ। तो कलर जो है, कलर की वैल्यू मैं यहाँ पर C दे देता हूँ। C में ऑलरेडी वहाँ पर मैंने स्ट्रिंग में G दिया हुआ है। तो मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, और अब आप देखेंगे कि मेरी वहाँ पर लाइन जो है वो ग्रीन आई है। अगर मान लो मैं यहाँ पर पूरा नाम दूँ और अब मैं इसको सेव करके रन करूँ, तो भी आप देखेंगे कि कोई फ़र्क नहीं आया। जो हमारे पास ग्राफ है वो ग्राफ रेड हो गया है। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास एक वे है वो दोनों तरह से काम करता है। या तो आप पूरा नाम देंगे या फिर आप वहाँ पर जो कैरेक्टर्स ऑलरेडी सेट हैं वो वाले कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं है, हमारे पास जो भी मैंने आपको दिखाए हैं वो सारे कैरेक्टर्स वहाँ पर काम करते हैं। मान लो मैं वहाँ पर मैजेंटा कलर चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर M जो है वो पास करूँगा, और जब मैं M पास करूँगा तो वहाँ पर मैजेंटा कलर आ जाएगा। और इसी तरीके से अलग अलग जो भी मैंने आपको वहाँ पर स्ट्रिंग्स दिखाई हैं आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास 5 अलग अलग जो कंट्रोल हैं वो मैं आपको समझा चुका हूँ। एक मार्कर आप दे सकते हैं, मार्कर के साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, लाइन की विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, लाइन की स्टाइल को कंट्रोल कर सकते हैं, और आप वहाँ पर कलर को चेंज कर सकते हैं। चेंज जो है वो सिंपल वेरिएबल को डिफाइन करके, मतलब यहाँ पर नहीं आएगा, और इनकी हमें वहाँ पर ज़रूरत नहीं होती। ये जस्ट मैंने आपको यहाँ पर क्लियरली समझाने के लिए दिए हैं। अगर आप ये जो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर दी हैं इनको आप सीधा सीधा यहाँ पर देंगे तब भी वही रिजल्ट आएगा जो अभी आ रहा है। यानी अगर मान लो मैं यहाँ पर जो हमारे पास लाइन विड्थ है, इस लाइन विड्थ को यहाँ से हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर 10 वैल्यू इसको दे देता हूँ, तो अब मेरे पास 10 थिकनेस की जो लाइन विड्थ है वो आ जाएगी। और ये आपके सामने है, 10 थिकनेस की हमारे पास लाइन विड्थ जो है वो आ गई है। और इसी तरीके से अगर यहाँ पर मैंने C कलर जो है वो वहाँ पर वेरिएबल के अंदर स्टोर किया हुआ है, लेकिन अगर मान लो मैं इसको स्टोर नहीं करता और यहाँ पर मैं इसको ब्लू जो है इस तरह से लिख कर दे देता हूँ, तो अगर मैं इसको सेव करके रन करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास ब्लू कलर की लाइन जो है वो यहाँ पर आ गई है। तो दोनों वेज हैं, जो दोनों वेज हैं उनके अंदर जो मैंने पहले यूज़ किया था वो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर वे होता है। जब कभी भी आप यहाँ पर एक के बाद एक जो है वो अलग अलग कैरेक्टर्स को डिफाइन करते हैं तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यहाँ पर जो है वो क्लियरली नज़र आता है कि हम वहाँ पर जो भी कैरेक्टर है उसको किस तरह से डिफाइन करना चाह रहे हैं। क्लियरली दिखेगा कि आप वहाँ पर मार्कर को क्या करना चाह रहे हैं। आप वहाँ पर 8 शेप दे रहे हैं, ऑक्टागन शेप आ जाएगी। यहाँ पर M साइज जो है वो मार्कर के लिए है। लेकिन इस चीज़ का आपने हमेशा ध्यान रखना होता है कि वेरिएबल्स जो भी आप देंगे वो वेरिएबल जो है वो कन्वीनियंट होने चाहिए समझने में। मतलब वो वेरिएबल या तो स्टैंडर्ड वेरिएबल होने चाहिए जो जनरली प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं, या फिर उनके अंदर जो है वो डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर M साइज़ लिखा है तो वो M साइज़ जो है वो मार्कर साइज़ मेरे लिए है, लेकिन हो सकता है अगर कोई और इसको देखे तो वो ये समझ ना पाए कि यहाँ पर वो मार्कर के साइज़ के लिए मैंने वेरिएबल लिया है। फिर उसे मेरा कोड जो है वो देखना पड़ेगा। M साइज़ जो है वो कहाँ पर यूज़ हो रहा है वो चीज़ उसने देखनी होगी। इन केस कि मैंने उसको यूज़ नहीं किया तो ऐसे में उसे ये चीज़ समझ में ही नहीं आएगी कि मैंने यहाँ पर ये लिया क्यों था, और यहाँ पर मैं इसे रखना चाहता भी हूँ या मैं इसको डिलीट करना चाहता था और मैंने गलती से छोड़ दिया है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जब कभी भी आप टीम में काम करते हैं तो हमेशा जो भी आपके वेरिएबल हैं या तो वो स्टैंडर्ड लीजिए या फिर डिस्क्रिप्टिव लीजिए। एनीवे, ये जो है ये मैटप्लॉटलिब का नहीं था, ये तो एक जनरली आपको समझाने के लिए टॉपिक था। अभी वापस आ जाते हैं मैटप्लॉटलिब पे। अब यहाँ पर अगर हम मैटप्लॉटलिब की बात करें तो जो हमारा एक बिल्कुल बेसिक ग्राफ होता है उसके बारे में मैं आपको फंडामेंटल जो है वो क्लियर कर चुका हूँ। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पैंडास लाइब्रेरी के अपने प्लॉट फंक्शन की। मतलब हम जो ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं पैंडास के अंदर वो किस तरह से किए जा सकते हैं। उसके लिए आप देख ही सकते हैं मैंने यहाँ पर पैंडास और मैटप्लॉटलिब जो है दोनों को इंपोर्ट किया है। मैटप्लॉटलिब जो है पूरी लाइब्रेरी मैंने इंपोर्ट नहीं करी है, उसका एक सब मॉड्यूल जो पाईप्लॉट हमने पहले किया हुआ था वही किया है। अब बात यह है कि हम यहाँ पर कौन सा पैंडास का स्ट्रक्चर चाह रहे हैं। मेरे पास ऑलरेडी जो है वो एक डेटा फ्रेम है,
तो मैं यहाँ पर पहले डेटा फ्रेम को इंपोर्ट कर लेता हूँ। मेरे पास वो CSV फॉर्मेट में है, मैं आपको वो CSV फॉर्मेट दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस तरह से ये एक एक्सेल शीट जो है उसके अंदर राम श्याम घनश्याम मैंने 3 नाम दिए हुए हैं और उनके मार्क्स जो हैं वो मैंने 50 में से यहाँ पर अलग अलग दिए हुए हैं। मान लो 5 वहाँ पर टेस्ट हैं, वो ट्यूशन टेस्ट, यूनिट टेस्ट, कुछ भी मान लो आप। 50 में से मार्क्स जो हैं वो मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड किए हुए हैं। तो अभी के लिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और यही वाला जो डेटा फ्रेम है इसको हम इंपोर्ट कैसे करते हैं, उसके लिए PD जो है उसके अंदर एक फंक्शन होता है हमारे पास रीड CSV, ये आप देख सकते हैं। इसको हम यूज करते हैं यहाँ पर हमें नाम जो है वो मेंशन करना पड़ेगा। नाम जो है वो मैंने लिया था marks.csv और जैसे ही मैंने वहां पर डॉट प्रेस किया आप देख सकते हैं मेरे पास ऑप्शंस जो है वो आ गए हैं। तो जो भी मैं यहाँ पर इंपोर्ट करना चाहता हूँ, जैसे मैं CSV यहाँ पर करना चाहता हूँ तो इसको मैं एंटर करता हूँ और ये मेरे पास अब जो वेरिएबल मैंने DF लिया था उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर प्रिंट DF हम ले लेते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ और आप देख सकते हैं कि आउटपुट में हमारे पास 3 जो हैं वो अलग अलग मार्क्स आ चुके हैं राम श्याम घनश्याम कैटेगरी के अंदर। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स होता है वो आ गया है। अब इसको जरा प्रिंट स्टेटमेंट को हटा देते हैं और यहाँ पर जो है वो DF का जो हमारा प्लॉट फंक्शन है इसको यूज करते हैं। ये अभी मैं ब्लैंक जो है वो यूज कर रहा हूँ और सिंपल जो हमारे को वहाँ पर शो करने के लिए PLT का शो फंक्शन है ये लेते हैं। इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि हमारे पास जो है वो बिल्कुल सेम जैसा पहले हमारे पास था, मतलब जो हमारे पास हमने वहां पर PLT का प्लॉट फंक्शन यूज किया था बिल्कुल वैसा सा ही एक लाइन ग्राफ हमारे सामने आ गया है। अब जो हमारे पास कुछ नए कंट्रोल्स हैं यहाँ पर वो क्या है उनकी बात करते हैं। तो इसको अभी मैं क्लोज कर देता हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर काइंड। ये काइंड क्या है, यहाँ पर हम अलग अलग प्लॉट्स जो हैं वो दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारे पास लाइन आती है जैसा कि आपने अभी अभी देखा ही था। हमारे पास जब हमने वहां पर उसकी जो ब्रैकेट है, जो पैरेंथेसिस है, उनमें कुछ भी फिल नहीं किया था तो हमारे पास लाइंस आई थी। अगर हम वहां पर, मैं आपको ये चीज दिखा देता हूं, ये जो प्लॉट है इसके अंदर मैं काइंड इस तरह से फिल करता, इसके अंदर मैं स्ट्रिंग के अंदर लाइन देता और अब मैं इसको सेव करके रन करता तो भी आप देखेंगे कि हमारे पास वो ही सेम ग्राफ आना था जो हमारे पास पहले आया है। हमारे पास वो ही 3 लाइंस आई हैं। तो इसका मतलब जो लाइन है ये बाय डिफॉल्ट हमारे को लेकर दिखा रहा है। तो इसको अभी हम क्लोज कर देते हैं। अब हम बात करते हैं बाकी हमारे टाइप ऑफ प्लॉट्स की। जो हमारे पास बाकी काइंड्स ऑफ प्लॉट्स हैं वो है हमारे पास बार, हॉरिजॉन्टल बार, हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट, एरिया प्लॉट, पाई प्लॉट, स्कैटर प्लॉट। तो इसमें ये जो अलग अलग हमारे को काइंड दिए हुए हैं ये किस तरह से काम करेंगे, सामने हमारे पास क्या आएगा, जरा वो इडल में लेकर देखते हैं। इडल में मैं यहाँ पर लाइन जो है इसकी जगह अब मैं बार कर रहा हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ और अब आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर जो है वो जो लाइंस आई थी उनकी जगह हमारे पास बार आ गए हैं। अगर मान लो मैं बार के साथ में यहाँ पर H जो है वो यूज करता, अब मैं इसे सेव करके रन करता तो यहाँ पर वही बार आएंगे हमारे पास, लेकिन अब जो है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल बार्स आएंगे। जो हमारे पास नाम है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, राम श्याम घनश्याम, उनके कलर जो हैं वो अलग से डिस्टिंक्ट हैं। वो लाइन हो या बार्स हो वो हमेशा इस तरह से दिखाए जाते हैं ताकि हम वहाँ पर डिस्टिंक्टली देख सकें कि कौन सा कलर किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। बार H के बाद हम देखते हैं यहाँ पर हिस्टोग्राम जो है वो कैसे काम करता है, जिसके लिए हमें हिस्ट यूज करना है। सेव करते हैं, रन करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास एक हिस्टोग्राम जो है वो आ गया है और ये हिस्टोग्राम जो है वो अलग अलग हमारे पास मार्क्स जो है वो दिखा रहा है। इसके बाद इसे भी बंद कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बॉक्स। बॉक्स के लिए हमें यहाँ पर बॉक्स ही देना है जिससे बॉक्स प्लॉट जो है वो आ जाएगा और रन करके ये हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से यहाँ पर बॉक्स प्लॉट जो है वो आ गया है। नेक्स्ट जो है वो हम यहाँ पर एरिया ग्राफ बनाकर देखते हैं, जिसके लिए हमें जस्ट एरिया जो है वो टाइप करना है। सेव करते हैं, रन करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि आपके पास एरिया ग्राफ आ गया है। बाकी जो हमारे पास पाई और स्कैटर हैं उनके लिए ये डेटा जो है वो काम नहीं करेगा। उसके लिए हमारे को वहाँ पर x और y कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनका डेटा अलग से पुट करना पड़ता है, तो उसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। पाई और स्कैटर ग्राफ जो है उनको समझने के लिए हम डेटा को बदल लेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस किस तरह के अलग अलग जो हमारे पास ग्राफ हैं वो यहाँ पर आउटपुट में हम ले सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हम बात करते हैं कलर की।
यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे को कलर मिल रहे थे, अगर मैं चाहूँ तो मैं उन कलर्स को चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे पता है कि मेरे पास 3 एंट्रीज हैं, तो मुझे यहाँ पर 3 अलग अलग कलर जो है वो देने होंगे अगर मैं कलर को चेंज करना चाहता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर जो है पहला वाला कलर जो है वो मैजेंटा चाहता हूँ, दूसरा वाला कलर जो है वो मैं यहाँ पर ब्लैक चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे के देना होगा। तीसरा वाला कलर जो है वो मान लो मैं यहाँ पर ब्लू चाहता हूँ और मैं पूरा ब्लू जो है वो इस तरह से लिखता हूँ। तो अगर मान लो हम ये कमांड देते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ हमारे आउटपुट में क्या आता है हमारे सामने। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास जो सबसे पहली एंट्री है राम, उसके पास जो हमने पहला कलर दिया है वो चला गया यानी मैजेंटा। जो सेकंड एंट्री थी हमारी शाम, उसके पास यहाँ पर क्रिप्टन कलर चला गया यानी ब्लैक। और जो तीसरा कलर है वो वहां पर कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास तीसरी एंट्री जो कि घनश्याम थी उसके पास चला गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कैटर ग्राफ की। स्कैटर ग्राफ के लिए मैंने आपको कहा ही था जो हमारे पास डेटा है वो वाला डेटा वहां पर सूटेबल नहीं है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर डेटा जो है उसको चेंज कर लिया है। यहाँ पर मैंने 2 अलग अलग लिस्ट लिए हैं, एक्स और वाई, और आप देख ही सकते हैं उनके अंदर मैंने क्या वैल्यूज़ दी हैं। एक स्कैटर ग्राफ बनाने के लिए बहुत ही सिंपल हमारी कमांड होती है, PLT के अंदर जो हमारे पास स्कैटर ग्राफ है ये हम यूज़ कर सकते हैं, और इसमें हमें x और y वैल्यू जो है वो पास करनी होती है। x वैल्यू जो है उसके अंदर हम x ही पास कर सकते हैं, और जो y वैल्यू है उसके अंदर हम y पास कर सकते हैं। तो सिंपल अगर मान लो हम इसको इस तरह से x, y लिखते हैं तो वो जो भी हमने वहाँ पर लिस्ट दी हैं उन लिस्ट को वहाँ पर कैरी करेगा। और अल्टीमेटली जो हमारे पास कमांड होती है वो हमारे पास शो कमांड है, ताकि हम वो वाला स्कैटर ग्राफ देख सकें। तो अब इसको सेव करते हैं और रन करते हैं, और ये आप देख सकते हैं हमारे पास हमारा स्कैटर ग्राफ जो आ गया है। बस हमने जो है वो इतना सा ध्यान रखना होता है कि जैसे हमने वैल्यूज़ बाकी जो हमारे प्लॉट थे, जो हमारे पास बार ग्राफ थे, जो हमारे पास हिस्टोग्राम थे, जो वैल्यूज़ है वैल्यूज़ का स्ट्रक्चर जो है उसका थोड़ा सा ध्यान रखना होता है स्कैटर ग्राफ में। इसमें कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होनी चाहिए एक्स और वाई की, तब जाकर हमारे को वहाँ पर स्कैटर ग्राफ जो है वो मिलता है। मतलब अगर हमारे को ओवरलैपिंग वहाँ पर एक के ऊपर एक स्कैटर ग्राफ भी चाहिए, तब भी हमारे को वहाँ पर वैल्यूज़ का ध्यान रखना पड़ता है। जैसा हमने स्ट्रक्चर लिया हुआ था, जो हमने डेटा फ्रेम लिया हुआ था, वो वाला डेटा फ्रेम यूज़ करके हम यहाँ पर स्कैटर ग्राफ जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये था स्कैटर ग्राफ। अब जरा चलते हैं पाई की तरफ। जो हमारा पाई चार्ट होता है, पाई चार्ट के लिए हम वहाँ पर ओवरलैपिंग डेटा जो है वो यूज़ नहीं करते। वहाँ पर जब भी हम यूज़ करेंगे तो हम वहाँ पर एक पर्टिकुलर डेटा जो है उसको यूज़ करेंगे, मतलब वहाँ पर एक रिकॉर्ड। जैसे अगर मान लो हम जो भी हम डेटा फ्रेम यूज़ कर रहे थे पूरे चैप्टर में, जो भी हमने वहाँ पर प्लॉट बनाए हैं, बार बनाए हैं, उनके अंदर हमने marks.csv जो है वो यूज़ की थी। अब यही डेटा फ्रेम जो है इसके अंदर हमारे पास राम, श्याम, घनश्याम 3 के मार्क्स हैं। तो वो जो 3 के मार्क्स हैं वो यहाँ पर ओवरलैप नहीं किए जा सकते। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर मान लो हमने पाई चार्ट जो है वो बनाना है तो हमारे को सबसे पहले जो भी हमारी बेसिक कमांड है वो करनी पड़ेगी। मतलब हमें काइंड जो है वो यहाँ पर पाई जो है वो देना होगा। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। अगर मान लो मैं यहाँ पर पाई जो है ये पास करता हूँ और इसको मैं सेव करके रन करने की कोशिश करूँगा तो एक एरर आ जाएगा। वो इसलिए आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है वो मेरे पास 3 अलग अलग वैल्यूज़ हैं और कौन सा पाई चार्ट मैं चाहता हूँ वो मैंने मेंशन नहीं किया है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसके लिए आपको यहाँ पर एक y वैल्यू देनी होती है, और जो y वैल्यू है वो यहाँ पर जो भी आपके पास डिक्शनरीज के अंदर जो हेडिंग है, जो आपकी की वैल्यू है, उनमें से कोई भी आपने एक सिलेक्ट करनी है। मतलब जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पर राम लेता हूँ तो राम के मार्क्स का एक वहाँ पर पाई चार्ट हमारे सामने आ जाएगा। मैं इसको सेव करके रन करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक पाई चार्ट आ गया है, और ये जो पाई चार्ट है ये यहाँ से शुरू होता है। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट से यहाँ पर एंगुलर शुरू होगा। जो भी उसके सबसे पहले मार्क्स हैं वो यहाँ पर एंगल में रिप्रेजेंट किए जाएंगे, फिर जो भी उसके दूसरे मार्क्स हैं वो वहाँ पर रिप्रेजेंट किए जाएंगे। कुल मिला के होता क्या है, उसके जो टोटल मार्क्स होते हैं, जो उसका सम होगा मार्क्स का, वो वहाँ पर 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। तो हर एक मार्क जो है वो कितने डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है वो कैलकुलेट कर लिया जाता है, और उसके हिसाब से ये जो सेक्शन है ये वाले सेक्शन बन जाते हैं। ये जो अलग अलग सेक्टर्स हैं ये वहाँ पर हमारे को मार्क्स जो हैं बता रहे हैं। ऑब्वियस है हमने वहाँ पर मार्क्स जो हैं वो सब्जेक्ट वाइज नहीं बताए थे, तो वहाँ पर जो इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4 वाला, बिल्कुल वैसा ही एक इंडेक्स जो है वो हमारे को मिलेगा। इन केस कि हम वहाँ पर इंडेक्स जो है वो देना चाहें तो वो हमारी मर्जी होती है।
इन केस हम यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 जो है वो नहीं चाहते, तो हमें वहाँ पर जो भी हमारा डेटा फ्रेम है उसके इंडेक्स को चेंज करना होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे अगर मान लो हम यहाँ पर जो भी हमारा डेटा फ्रेम का इंडेक्स है उसको एक वैल्यू यहाँ पर असाइन कर लेते हैं, और इसके बाद जो है यहाँ पर हम प्लॉटिंग करवाते हैं, तो हमारे पास क्या फ़र्क आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं सेव करके रन करता हूँ। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे पास हमने इंडेक्स दिए थे, मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, सीएस या इंग्लिश, वो वहाँ पर साफ साफ बता रहे हैं कि वो क्या चीज़, कौन सा सेक्शन जो है उसको वो वहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं। जो कलर हैं वो यहाँ पर कलर मैप अलग से बता रहा है कि यहाँ ब्लू कलर मैथ के लिए है और फिज़िक्स के लिए है, और यही चीज़ आप वहाँ ग्राफ में भी देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पाई चार्ट जो है वो काम करता है। इसके अलावा अगर मान लो हम वहाँ पर पाई चार्ट को एक्सप्लोड करवाना चाहें, एक्सप्लोड करवाने का क्या मतलब होता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक्सप्लोड करवाने के लिए आपको सिंपल जहाँ पर आप प्लॉट करवा रहे हैं वहाँ पर आपको इस तरह से एक एक्सप्लोड जो है वो वैल्यू देनी होगी। यहाँ पर आपको एक लिस्ट देनी होती है। मैं इसको लिस्ट को L जो है वो दे देता हूँ, और इस L को हम यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। ये जो L है इसके अंदर जो भी सेगमेंट्स हैं, जितने भी, जैसे कि अगर हम देखें तो हमारे पास पाई के अंदर इस वक्त 5 सेगमेंट हैं। जो हमारे मार्क्स हैं वो आपने देखे होंगे, 5 अलग अलग मार्क्स हैं जो मैंने यहाँ पर अलग अलग 5 सब्जेक्ट में आपको दिखाए थे। तो 5 अलग अलग मार्क्स हैं, तो हमारे को 5 अलग अलग वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर देनी है। तो यहाँ पर हम मान लो अभी के लिए जो है वो सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो 0 दे देते हैं। तो ऐसे में कोई भी चेंज नहीं आएगा। हमारे पास जो पाई चार्ट पहले था बिल्कुल वैसा ही आएगा, क्योंकि हमने उसको एक्सप्लोड करवाया, लेकिन एक्सप्लोड की वैल्यू वहाँ पर 0 रखी है। यहाँ पर एक्सप्लोड जो है शुरू होगा। ये हमारे पास सबसे पहला जो सेगमेंट है ये है, उसके बाद ये दूसरा है, उसके बाद तीसरा है, चौथा है और पांचवा है। 5 अलग अलग सेगमेंट्स हैं हमारे पास। अब ये 5 सेगमेंट कैसे चेंज होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको भी बंद कर देते हैं। सबसे पहले मान लो मैं यहाँ पर जो है 0.1, जो सबसे पहला मेरा सेगमेंट है उसके लिए मैंने वैल्यू दे दी है 0.1 या 0.1, जो भी आप देना चाहें। सेव करके मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे कि मेरा यहाँ पर जो पहला सेगमेंट है वो एक्सप्लोड हो गया है, मतलब एक तरह से वो बाकी से हट गया है। और कितनी वैल्यू के साथ वो एक दूसरे से दूर होगा वो हम वहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर 0.1 से इसको एक दूसरे से अलग किया है, तो वो 0.1 से वहाँ पर एक्सप्लोड कर गया है। अगर मान लो मैं सारे के सारे एक्सप्लोड करवाना चाहता हूँ, तो मेरे पास 0.1 वैल्यू मुझे सब में देनी होगी। मैं यहाँ पर सब में 0.1 जो है वो आपको देकर दिखाता हूँ। सेव करते हैं, रन करते हैं, और आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा पाई चार्ट जो है वो एक्सप्लोड कर गया है, और सेम वैल्यू के साथ में। इस पूरे पाई चार्ट में हम जनरली ऐसा करते नहीं हैं। हम वहाँ पर हमेशा कोई ना कोई एक वैल्यू जो है वो ज़्यादा रखते हैं, 1 या 2, जिनको भी हमने वहाँ पर अलग से दिखाना है। मान लो हम यहाँ पर जो है वो एक बताना चाहते हैं कि इसके जो फिज़िक्स के मार्क्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, तो सेकंड सेगमेंट हमारा वहाँ पर फिज़िक्स का है, तो हम यहाँ पर इसको 0.2 दे देते हैं। अब जो है मैं ये पाई चार्ट जो है इसे क्लोज कर देता हूँ, दोबारा से सेव करके रन करते हैं, और अब आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर ये वाला सेगमेंट जो है वो बाकियों से दूर है, अलग दिख रहा है। और यही चीज़ मैंने आपको सबसे पहले जो है एक सेगमेंट में दिखाई थी, मतलब बाकियों में आपको यहाँ पर कुछ देने की ज़रूरत ही नहीं है। आप यहाँ पर जो है वो सिर्फ 0 वैल्यू दीजिए। आप अगर सिर्फ एक चीज़ जो है उसको अलग दिखाना चाहते हैं, उसके अंदर जो भी एक डिफाइंड वैल्यू है वो आप दे दीजिए। वो आप 0.1 देंगे या 0.05 देंगे या 0.2 देंगे, वो आपकी मर्जी है, लेकिन वो अलग दिखेगा। मतलब अगर हम यहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं तो क्लियरली ये चीज़ अलग से दिख रही है कि फिज़िक्स के मार्क्स हम यहाँ पर अलग दिखा रहे हैं। तो पाई चार्ट जो है ये हमारी हेल्प इस तरह से करता है। नेक्स्ट टॉपिक हम वही लेने वाले हैं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा है, बनाना। उसके बारे में हमने कुछ नहीं बात करी, जो है बॉक्स प्लॉट। हमने वहाँ पर सिंपल उसको बनाना सीखा था, लेकिन वो क्या सिग्निफाई कर रहा था उसके बारे में हमने बात नहीं करी थी। तो अब यहाँ पर ये जो लिस्ट हैं इनको मैं हटा देता हूँ, और जो हमारे पास ओरिजिनल डेटा फ्रेम है सिर्फ वो ही लेते हैं। जो काइंड है इसको हम यहाँ पर बॉक्स प्लॉट के लिए बॉक्स कर देते हैं, और जो भी हमारे पास बाकी ये डेटा है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। इसमें हमारे को अभी कुछ भी नहीं चाहिए, ये हम यहाँ से हटा देते हैं, और मैं सेव करके रन करके दिखाता हूँ। तो हमारे पास जो है वो कुछ ऐसा सा डेटा जो है हमारे सामने आता है। अब बात ये है, ये जो हमारे पास ऐसा सा डेटा है वो हमें क्या दिखाना चाह रहा है, तो अब उसके बारे में बात करते हैं।
अब यहाँ पर समझते हैं कि बॉक्स प्लॉट जो है वो हमारे को क्या दिखाना चाह रहा है। तो सबसे इसके अंदर जो नीचे लाइन होती है, जो बॉटम लाइन है हमारी, जो कि आप देख ही सकते हैं हर एक किसी में राम श्याम घनश्याम में, वो हमारे को मिनिमम डेटा बताती है। तो राम के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर मार्क्स में हमारे पास 13 जो है वो मिनिमम है, श्याम जो है उसका 11 मिनिमम है, घनश्याम का 8 मिनिमम है। तो ये हम यहाँ पर ग्राफ के अंदर देख सकते हैं, जो भी हमारे पास मिनिमम मार्क्स हैं वो हमारे को दिखाए जा सकते हैं। ऐसे ही मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, जो यहाँ पर अपर लाइन होती है सबसे ऊपर जो है वो हमारे को वहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स के बारे में बता रही है। अब राम के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो सबसे ऊपर वाली लाइन जो है वो बताएगी। अब इसके बाद अगर हम देखें तो एक बीच में बॉक्स होता है। ये जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स, यहाँ पर जो भी हमारे पास लाइंस हैं, इन लाइंस को यहाँ पर डिवाइड कर रहा है। कैसे डिवाइड कर रहा है? यहाँ पर एक सेक्शन बनता है, जो सेक्शन यहाँ पर बॉटम लाइन को बॉक्स की बॉटम लाइन के साथ में मिला रहा है। ये सेक्शन जो है इसे हम बोलते हैं क्वार्टाइल 1। उसके बाद बॉक्स के अंदर अगर हम देखें तो ग्रीन लाइन के नीचे जो भी हमारी बॉक्स की बॉटम लाइन है, वहाँ तक एक हमारे पास रेक्टेंगल होता है जो क्वार्टाइल 2 रीजन होता है। उसके बाद अगर हम ऊपर जाते हैं तो हमारे पास जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन से जो भी हमारी बॉक्स की अपर लाइन है, वहाँ तक हमारे पास क्वार्टाइल 3 होता है। और उसके बाद जो भी हमारी बॉक्स की अपर लाइन है और वहाँ से लेकर जो भी वहाँ पर अपर मोस्ट लाइन है, वहाँ तक हमारे पास क्वार्टाइल 4 होता है। तो ये हमारे पास 4 क्वार्टाइल रीजन जो है वो आ गए। अब इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास लोअर क्वार्टाइल, जो कि मैंने आपको बताया था, जो बॉक्स की बॉटम लाइन है वो हमारी लोअर क्वार्टाइल कहलाती है। जो अपर लाइन होती है बॉक्स की उसे हम अपर क्वार्टाइल बोलते हैं। और जो हमारे पास यहाँ पर ग्रीन लाइन होती है ये हमारे पास मिडल क्वार्टाइल होती है, जो हमारी मीडियन होती है। और यहाँ पर जो हमारे पास सबसे अलग डेटा हम देख सकते हैं इस पूरे के पूरे बॉक्स प्लॉट में, जो कि यहाँ पर डॉट से हमारे को दिखाया गया है, ये जो हमारी डॉट होती है ये तब आती है जब कभी भी हमारे पास जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा अलग होता है। मतलब जो भी हमारी मीडियन है उस मीडियन से अगर कोई डेटा जो है वो बिल्कुल ही अलग है, स्कैटर्ड है, तब जाकर ये आता है और इसे हम बोलते हैं आउटलियर। ये जो हमारे पास आउटलियर पॉइंट होते हैं ये वहाँ पर बताते हैं कि ये हमारे पास डेटा के वो पॉइंट्स हैं जो वहाँ पर जो हमारी क्वार्टाइल रीजन, मतलब मिडल क्वार्टाइल है, मीडियन है, उनसे बिल्कुल हटके हैं। और बस यही सारी चीज़ें जो हैं वो आपने ध्यान रखनी है बॉक्स प्लॉट में, जो भी ये हमारे को दिखाना चाह रहा है। और इसी एक्सप्लेनेशन के साथ हमारा जो चैप्टर मैटप्लॉटलिब है वो पूरा का पूरा ख़त्म होता है। होपफुली आपको मेरा समझाने का वे जो है वो पसंद आया हो। इन केस आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।